हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी की पाठशाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री 2023 में इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन में पूछे गए प्रश्नों की सोर्स ट्रेसिंग करेंगे। सोर्स ट्रेसिंग की सीरीज में ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी सेक्शन में पूछे गए प्रश्नों की सोर्स ट्रेसिंग की जा चुकी है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियो को जरूर देखिए। अगर हम आज के इस वीडियो की बात करें तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर यूपी पीसीएस 2023 के पेपर में इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन कहाँ से आए थे। हम ये भी देखेंगे कैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या प्रश्नों का कोई खास पैटर्न रहा है, और हम ऐसे बहुत सारे थीम देखेंगे जिसमें एक ही साल में एक ही थीम से कई प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे आखिर प्रश्नों का ट्रेंड क्या रहा है, कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन प्रश्नों का सोर्स क्या था, क्या जिन सोर्सों को हम रेफर कर रहे हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, अगर सोर्स की बात की जाए तो सोर्स के रूप में मैंने एनसीईआरटी, ल्यूसेंट, स्टैंडर्ड बुक और करंट अफेयर को लिया है। अगर पार्टिकुलरली स्टैंडर्ड बुक की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर दृष्टि पब्लिकेशन और शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की जो बुक आती है उसको रेफर किया है। अगर आप किसी दूसरे सोर्स को स्टैंडर्ड बुक के रूप में रेफर कर रहे हैं तो आप मेरे साथ ही अपने सोर्स या सोर्स की सोर्स ट्रेसिंग कर सकते हैं, ताकि आप ये जान पाएं कि आप जिस सोर्स को पढ़ रहे हैं उसकी रिलेवेंसी क्या है, क्या उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। Which of the following factor is the most important factor for the loss of biodiversity? A. Genetic assimilation. B. Control of predators. C. Destruction of natural habitat. D. Pest control. दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की सबसे पहले टाइप की बात करें तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो बेसिक्स हम पढ़ाई करते हैं उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। अगर हम इसके सोर्सों को देखें तो सबसे पहले एनसीईआरटी को देखते हैं। एनसीईआरटी के क्लास 12 में बायोलॉजी नाम से एक बुक आती है, इसके चैप्टर 15 में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नाम से एक चैप्टर दिया गया है। अगर हम उसके पेज नंबर 288 में देखें तो जैव विविधता की क्षति के कारण में पहला ही कारण आवासीय क्षेत्र का विखंडन दिया हुआ है, और यही प्राकृतिक वास का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यही आंसर आयोग ने भी दिया है। इसका मतलब एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन हल हो रहा है। एनसीईआरटी में यही बताया गया है कि जैव विविधता की क्षति के कारण आवासीय क्षेत्र विखंडन ही है। अब अगर हम अपने दूसरे सोर्स को देखें तो दृष्टि की इन्वायरमेंट की जो बुक आती है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जैव विविधता को खतरा नाम से एक हेडिंग दी हुई है, उसमें लिखा गया है जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण स्तर, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अधाधुन दोहन से विभिन्न प्रजातियों के आवास नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रजातियां तो विलुप्त हो गई हैं या होने की कगार पर हैं। यानी यहाँ भी प्रजातियों के आवास के नष्ट होने को जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा माना गया है, और वही हमारा उत्तर भी यही दर्शाता है। अब अगर हम अगले सोर्स की बात करें तो, और उसमें ल्यूसेंट को देखें तो ल्यूसेंट में भी जैव विविधता ह्रास के कारण नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें अगर हम देखें तो जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासों का ह्रास। तो इसमें भी पहले पॉइंट के रूप में ही प्राकृतिक आवासों का ह्रास जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारणों में दिखाया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ने से भी सॉल्व हो रहा है, स्टैंडर्ड बुक के रूप में दृष्टि पब्लिकेशन की इन्वायरमेंट की जो बुक आती है उससे भी सॉल्व हो रहा है, और साथ ही साथ ल्यूसेंट पढ़ने से भी सॉल्व हो रहा है। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के वही स्रोत हैं जो कि गैर नवीकरणीय है, विद्युत जनित है, ऊष्मा जनित है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आयोग ने इसका उत्तर बी दिया हुआ है। अगर हम इसके सबसे पहले क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर हम अब इसके सोर्स को देखें तो उसमें हम सबसे पहले अगर हम दृष्टि पब्लिकेशन के इन्वायरमेंट की बुक को देखें तो उसमें लिखा गया है ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स नाम से एक हेडिंग दी हुई है। अगर हम उसमें देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होते तथा पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अच्छे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास आदि। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से अनवीकरणीय संसाधनों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। इन जीवाश्म ईंधनों के उपयोग ने प्रदूषण को अधिक बढ़ाया है, जिसके कारण आज ग्लोबल वार्मिंग में असमय वर्षा, आपदा की घटनाएं जैव विविधता में अधिक आज देखने को मिल रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि दृष्टि पब्लिकेशन बुक से ये दिख रहा है कि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, यानी जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास है, वो नवीकरणीय ऊर्जा है। यहाँ से हमें देखने को मिलता है, और यही हमारा आंसर भी है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय है। अब अगर हम अपने दूसरे सोर्स को देखें तो, और उसमें ल्यूसेंट को देखें तो ल्यूसेंट में भी ऊर्जा के गैर पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग स्वच्छ ईंधन, पर्यावरण हितैषी तकनीक, पारिस्थितिक संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शासन की मजबूती, आज सतत विकास को प्राप्त करने की प्रमुख रणनीतियां हैं। इस तरह से ल्यूसेंट भी देखते हैं कि गैर पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों का एक दूसरे के समानार्थी के रूप में यूज किया गया है, और वही हमारा उत्तर भी है। अब अगर हम अगले अपने एनसीईआरटी के रूप में देखें तो एनसीईआरटी में क्लास 12 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी नाम से एक बुक आती है, उसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें भी एक ही चीज निकलेगा कि नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी के सोर्स हैं वो रिन्यूएबल होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन ल्यूसेंट पढ़ने से भी सॉल्व हो रहा है, एनसीईआरटी पढ़ने से भी सॉल्व हो रहा है, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से भी सॉल्व हो रहा है। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है। ए. जलीय पारस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। बी. उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए। सी. रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए। डी. पारस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए। अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन की टाइप की बात करें तो ये भी एक बेसिक
इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन के माध्यम से एक पैटर्न को भी देख सकते हैं कि अभी तक बेसिक से जुड़े ही क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम सबसे पहले इसके सोर्सों की बात करें तो उसमें अगर एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी में क्लास 12 में बायोलॉजी नाम से जो बुक आती है उसके चैप्टर 16 में इन्वायरमेंटल इशू में एक टॉपिक दिया हुआ है एयर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में हम देखते हैं तो यहाँ पे नोट किया गया है, इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर बाय मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर हम इसको सरल शब्दों में बोले तो जब हम जल प्रदूषण में सीवेज वाटर के में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनके अमाउंट को एस्टिमेट करना होता है तो उससे जुड़ा हुआ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। यानी यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वाटर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। वही हमारा उत्तर भी है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। अब अगर हम अपने अगले सोर्स को देखें तो और उसमें दृष्टि पब्लिकेशन की बुक को देखें तो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक में भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जैविक ऑक्सीजन मांग पे एक टॉपिक दिया हुआ है। उसमें अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहां उच्च बीओडी है वहां डीओ निम्न होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है, परंतु बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटन पता चलता है, साथ ही ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए बीओडी को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। यानी यहाँ से भी हमको पता लगता है कि बीओडी जो है वो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई एक कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम अपने अगले सोर्स को देखें उसमें लूशन को देखें तो लूशन में भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जैव ऑक्सीजन मांग के बारे में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, जहां उच्च बीओडी होगा वहां डीओ निम्न होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। यानी हमें यहाँ से पता चलता है कि जैव ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। इस तरह से हम देखें तो ये क्वेश्चन लूशन पढ़ने से भी सॉल्व हो रहा है, एनसीईआरटी पढ़ने से भी सॉल्व हो रहा है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड बुक के रूप में दृष्टि पब्लिकेशन की इन्वायरमेंट इकोलॉजी बुक पढ़ने से भी सॉल्व हो रहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वो है द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन द वाटर लॉस राइस फील्ड इज लेमना, एजोला, ओल्फिया, ट्रापा। दोस्तों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये एक बेसिक इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम इसके सोर्सों में देखें तो इससे जुड़ा हुआ सोर्स में केवल हमें दृष्टि पब्लिकेशन की इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ही इसका सोर्स देखने को मिलता है और इसका सोर्स ना तो एनसीईआरटी में देखने को मिलता है और ना ही लूशन में देखने को मिलता है। अगर हम दृष्टि पब्लिकेशन की इन्वायरमेंट इकोलॉजी बुक में देखें तो एजोला जैव उर्वरक, एजोला एक जलीय फर्न है जिसके अंदर नीला हरा शैवाल एनाबीना वृद्धि करता है। इसमें 2-3% नाइट्रोजन नाम इसमें विद्यमान होती है, भूमि में जैव तत्वों का निर्माण करती है। इस एजोला एनाबीना संयुक्त प्रकार के जैव उर्वरक का दुनिया भर में प्रयोग होता है। इसको ठंडे क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, परंतु इसकी ऐसी किस्म को विकास की भी आवश्यकता है जो कि उच्च तापमान, खारेपन और पीड़कों एवं बीमारियों के विरुद्ध विकसित हो सके। इसके उत्पादन की तकनीक बहुत सरल आसानी से धान उगाने वाले कृषकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इसमें एक कठिनाई है कि एक जलीय पौधा होने के कारण के लिए पानी की मात्रा एक सीमित कारक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि धान उगाने वाले कृषकों द्वारा इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है और आयोग ने भी यही उत्तर दिया हुआ है एजोला। दोस्तों और किसी भी बुक या सोर्स में इसका सोर्स ट्रेस नहीं होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आप लूशन पढ़ के जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो भी आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड सोर्स के रूप में शंकर आईएएस या दृष्टि आईएएस की पब्लिकेशन की जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक आती है, अगर आप उसको पढ़ के जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन के, ब्रोमीन के, क्लोरीन के, आर्गन के। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आयोग ने इसका आंसर ए आयोडीन का दिया हुआ है। अगर दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये बेसिक इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। साथ ही साथ हम इसको कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ऐसी चीजें बार बार न्यूज में भी देखने को मिलती हैं। अब अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो शंकर आईएएस की मरीन ऑर्गेनिज्म नाम से चैप्टर की जो बुक आती है उसमें सीवीड्स यानी शैवाल के बारे में दिया हुआ है कि यूज ऑफ सीवीड्स प्रोडक्ट लाइक अगर एन एल्गिनेट्स आयोडीन व्हिच आर कमर्शियल वैल्यू ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सीवीड्स। यानी यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि शैवाल जो समुद्री होते हैं वो आयोडीन के सोर्स होते हैं। अब अगर हम इसके अन्य सोर्सों की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये न्यूज में भी देखने को मिलता है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन नाम से हर साल एक कॉन्फ्रेंस होता है, इसलिए ये सीवीड न्यूज में भी रहता है। अब अगर हम दृष्टि आईएएस के ही करंट अफेयर में देखें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस में सीवीड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन करके एक लाइन लिखी हुई है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक के रूप में शंकर आईएएस से सॉल्व हो रहा है, साथ ही साथ करंट अफेयर से भी सॉल्व हो रहा है, लेकिन इसका सोर्स ना तो हमें लूशन में देखने को मिलता है और ना ही हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कीटबच्ची पौधा है? निक्टेंथिस, निलुम्बो, निकोटियाना, नेपेंथिस। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये भी एक बेसिक इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप इसको कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट में भी क्लासीफाई कर सकते हैं क्योंकि कीटबच्ची पौधा जैसी चीजें बहुत सारी न्यूज में रहती हैं। अब अगर हम इसके सोर्स को देखें तो और उसमें सबसे लूशन को देखें तो लूशन में इसे कोई भी सोर्स देखने को नहीं मिलता है और ना ही एनसीईआरटी में इसका कोई सोर्स देखने को मिलता है। अब अगर हम स्टैंडर्ड बुक में देखें तो उसमें सबसे पहले दृष्टि एप्लीकेशन की जो बुक आती है उसमें देखें तो कीटबच्ची पौधे इंसेक्टिवोरस प्लांट नाम पे एक हेडिंग दिया है और उसमें पिचर प्लांट घटपर्णी का मेंशन किया गया है। दोस्तों जो पिचर प्लांट घटपर्णी होते हैं ये नेपेंथिस भी होते हैं, इनको दूसरे रूप में पिचर प्लांट नेपेंथिस ही कहा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक के रूप में दृष्टि आईएएस की जो बुक है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब अगर हम अदर सोर्सेस को देखें तो शंकर आईएएस की जो बुक आती है उसमें एक प्लांट डायवर्सिटी इन इंडिया नाम से एक चैप्टर है, उसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है। उसमें साफ साफ मेंशन है कि नेपेंथिस द मेंबर ऑफ द फैमिली आर कॉमनली नोन एज पिचर प्लांट्स बिकॉज देयर लीव्स वियर जार लाइक स्ट्रक्चर। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि नेपेंथिस होते हैं वो कीटबच्ची पौधे ही होते हैं। इस तरह से हम देखें तो
हमारा ये क्वेश्चन ना तो एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है और ना ही लूसेंट से सॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ के जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? ए 1974 में, बी 1977 में, सी 1976 में, डी 1977 में। अगर इसके आंसर की बात करें तो आयोग ने इसका आंसर 1974 में दिया हुआ है। दोस्तों अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो और उसके टाइप को देखें तो ये भी बेसिक इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से आप एक बार फिर से ट्रेंड को देख सकते हैं कि बेसिक से जुड़े हुए क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। अब अगर सबसे पहले सोर्सों को देखा जाए और उसमें स्टैंडर्ड बुक के रूप में दृष्टि एप्लीकेशन की बुक को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो वाटर पोल्यूशन एक्ट आया था वो 1974 में आया था, वही हमारा आंसर भी है। अब अगर हम दूसरे सोर्सों को देखें और उसमें लूसेंट को देखें तो जल प्रदूषण नाम से एक हेडिंग दी हुई है, उसमें नोट करके लिखा हुआ है जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम, ये 1974 में अधिनियमित किया गया था। ये अधिनियम जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करके जल की स्वच्छता को बनाए रखने और बहाल करने का प्रावधान करता है। उल्लंघन करने पर दंडित करने का प्रावधान है। इस तरह से देखते हैं कि लूसेंट भी यही मेंशन करता है कि ये 1974 में आया था। अब अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी क्लास 12 में बायोलॉजी में पोल्यूशन नाम से चैप्टर दिया हुआ है और उसमें देखें तो 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। यानी यहाँ से भी हमको देखने को मिलता है कि जो वाटर पोल्यूशन एक्ट आया था वो 1974 में आया था। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ के जाता है तो भी उसका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर वो लूसेंट पढ़ के जाता है तो भी उसका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर वो स्टैंडर्ड बुक पढ़ के जाता है तो भी उसका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है लूटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है दलदल, तालाब, नदी, धसाव क्षेत्र, मार्शी एरिया। अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये भी बेसिक इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न है। अब अगर इसके सोर्सों को देखें तो और उसमें सबसे पहले लूसेंट को देखें तो लूसेंट में आप देखते हैं कि स्थिर जल के आवास लेंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि। दोस्तों अगर हम फिर से आपको क्वेश्चन को दिखाएं तो यहाँ पे लूटिक पारिस्थितिकी तंत्र को पूछा गया है, लेकिन लूसेंट में डायरेक्टली कहीं भी लूटिक पारिस्थितिकी तंत्र को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन लूटिक पारिस्थितिकी तंत्र के जस्ट अपोजिट लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी आवास होते हैं। अगर आप लेंटिक आवास के बारे में जानते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि जो आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय वो लेंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, यानी स्थिर जल के आवास है। तो आप जान सकते हैं कि लूटिक में एक नदी ही ऑप्शन में अगर देखें तो नदी ही बचता है, जो आयोग के द्वारा बताया गया आंसर भी है। अगर हम अदर सोर्स की बात करें उसमें दृष्टि की बुक को देखें तो आप दृष्टि की बुक में देखें तो यहाँ पे स्थिर या रुका हुआ जल लेंटिक में तालाब, झील को दिखाया गया है, लूटिक बहता हुआ जल में झरने, पर्वतीय जल, स्रोत, धाराएं और नदियों का मेंशन किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि दृष्टि पब्लिकेशन में भी वही आंसर मिल रहा है जो आयोग ने दिया है। इस तरह से हम देखें तो अगर आप लूसेंट पढ़ के जाते हैं तो आप इस प्रश्न को लगभग करने की स्थिति में हो जाएंगे, अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ के जाते हैं तो आप इस प्रश्न को कंप्लीटली करने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन कहीं भी एनसीईआरटी में इसका सोर्स हमें देखने को नहीं मिलता है। अब अगर अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी एनसीएमबी स्थित है मुंबई में, भावनगर में, जामनगर में, पुदुचेरी में। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बेसिक इन्वायरमेंट या कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन दोस्तों रहा जिसका कहीं भी सोर्स देखने को नहीं मिला, ना तो हमको एनसीईआरटी में इसका कहीं सोर्स देखने को मिलता है, ना लूसेंट में कहीं सोर्स देखने को मिलता है और ना ही किसी स्टैंडर्ड बुक में भी इसका सोर्स देखने को नहीं मिलता, इसलिए सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर करंट में देखें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मिनिस्टर इनॉर्गेट्स इंडियाज फर्स्ट मरीन बायोडायवर्सिटी सेंटर, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जयराम रमेश इनॉर्गेटेड द नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया इन जामनगर एंड बेंडर। लेकिन दोस्तों यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि जामनगर में ही भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन ये बहुत पुराना न्यूज है। लेकिन यूपी पीसीएस का इस पर दिल और दिमाग दोनों आ गया। अगर आप पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो उसने रिपीटेडली ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को पूछा हुआ है, तो ये दिखाता है कि यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत रिपीट किए गए हैं। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं वृक्षवासी जानवर, स्थलीय जानवर, बिल बनाने वाले जानवर, मरुद्भिद जानवर। दोस्तों इसका आंसर आयोग ने डी मरुद्भिद जानवर दिया हुआ है, जेरीपोल्स एनिमल दिया हुआ है। दोस्तों ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम इसके टाइप की बात करें तो ये भी बेसिक इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ ही एक क्वेश्चन है। अब अगर हम इसके सोर्स को देखें तो दोस्तों डिजर्ट एनिमल नाम से एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया हुआ है और इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीजें जान पाएंगे, लेकिन कहीं भी ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि जो जानवर रेगिस्तान में आवास करते हैं उनको कहते क्या है। साथ ही साथ अगर हम स्टैंडर्ड बुक के रूप में दृष्टि पब्लिकेशन की बुक को देखें तो इसमें भी मरुस्थलीय पौधों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं और साथ ही साथ मरुस्थल में जो जानवर रहते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं ये दिया हुआ है, लेकिन कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है कि जो मरुस्थल या रेगिस्तान में जो जानवर निवास करते हैं उनको हम कहते क्या है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारी बातें इन दोनों चैप्टर को पढ़ने, दोनों सोर्सों के चैप्टर पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है कि जो बेसिक है कि जहाँ पे रेगिस्तान में जो जानवर निवास करते हैं उनको आखिर कहते क्या है। इसलिए दोस्तों ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन के आया, क्योंकि जनरली ये हमारे डेली रूटीन के सोर्सों में देखने को नहीं मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन ना तो एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है, ना स्टैंडर्ड सोर्स से सॉल्व हो रहा है और ना ही हमारा लूसेंट से सॉल्व हो रहा है। अब अगर अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो पोषण स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, केवल मांसाहारी जंतुओं से। अगर इसके आंसर की बात करें तो आयोग ने खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से ऑप्शन को सही उत्तर माना है। दोस्तों ये भी बेसिक इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो लूसेंट में पोषण स्तर नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें मेंशन किया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र की आधार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। इस प्रकार है पोषण स्तर 1 स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक, पोषण स्तर 2 प्राथमिक उपभोक्ता, पोषण स्तर 3 द्वितीयक उपभोक्ता, पोषण स्तर 4 सर्वहारी अंतिम उपभोक्ता। अब घटक उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आप लूसेंट पढ़ के जाएं तो आप जान सकते हैं कि पोषक स्तर खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे स्तर होते हैं और कई सारे स्तरों में सभी प्रकार के जो एनिमल
होते हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमको लूसेंट से आयोग के द्वारा जो उत्तर दिया गया वो मिलता है। अब अगर हम स्टैंडर्ड सोर्स के रूप में दृष्टि एप्लीकेशन की बुक को देखें तो इसमें भी यही मेंशन किया हुआ है कि आहार श्रृंखला के उस बिंदु को जहां पर आहार ऊर्जा का एक जीव जैसे शाकाहारी के दूसरे वर्ग के जीव जैसे मांसाहारी में हस्तांतरण होता है उसे पोषण स्तर कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड बुक के रूप में दृष्टि एप्लीकेशन का भी वही आंसर मिल रहा है कि खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से ही पोषण स्तर बनता है। अब अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी में क्लास 12 में बायोलॉजी नाम से जो बुक आती है उसमें चैप्टर इकोसिस्टम है, उसमें भी यही बात देखने को मिलती है कि सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में विशेष स्थान ग्रहण करने से ट्रॉपिक लेवल पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ में भी वही बात दोहराई गई है कि पोषण स्तर जो है वो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनता है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ के आता है तो भी उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर वो एनसीईआरटी पढ़ के जाता है तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर वो स्टैंडर्ड बुक पढ़ के आता है तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा, एक्स सिटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये भी एक बेसिक एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि बेसिक के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में एनवायरमेंट सेक्शन में काफी पूछे जाते हैं, इसलिए आप बेसिक्स पे इतना ध्यान लगाएंगे उतना ही इस सेक्शन के क्वेश्चनों को हल करने की स्थिति में होंगे। अब अगर हम सोर्स की बात करें तो एनसीईआरटी में क्लास 12 में बायोलॉजी में चैप्टर 15 में बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन नाम से चैप्टर दिया गया है। अगर उसमें आप देखें तो स्वस्थानीय इंटू सीटू संरक्षण नाम से एक हेडिंग दी हुई है और उसमें यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षितों, बायोस्फीयर रिजर्व को मेंशन किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा, ये हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलता है और यही आंसर आयोग के द्वारा भी दिया गया है। अब अगर हम अपने अगले सोर्स की बात करें तो रिवोल्यूशन में जैव विविधता का संरक्षण नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें 16 स्थानीय संरक्षण दिया हुआ है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान को मेंशन किया गया है, यानी रिवोल्यूशन से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब अगर हम स्टैंडर्ड बुक के रूप में दृष्टि एप्लीकेशन की बुक को देखें तो दृष्टि एप्लीकेशन की बुक में जैव विविधता संरक्षण के उपाय नाम से हेडिंग दी हुई है, उसमें 16 स्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान को मेंशन किया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो रहा है, रिवोल्यूशन से भी सॉल्व हो रहा है और इसके साथ ही साथ जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है दृष्टि एप्लीकेशन की उससे भी सॉल्व हो रहा है। अब अगर अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? केरल में, राजस्थान में, असम में, जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये भी बेसिक एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। अगर हम इसके सोर्सों को देखें तो सोर्सों में लूसेंट को देखें तो यहाँ पे लिखा गया है दाचीग्राम हंगुल कश्मीरी स्टेक, यानी यहाँ पे जो भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है और आप जो सही उत्तर आयोग ने बताया है वो जम्मू कश्मीर बताया है और हमें लूसेंट में भी वही देखने को मिलता है कि हंगुल एक कश्मीरी स्टेक है। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में हंगुल पाया जाता है। अब अगर अपने अदर सोर्स की बात करें तो उसमें दृष्टि एप्लीकेशन की बुक को देखें तो दृष्टि एप्लीकेशन की बुक में भारत में राष्ट्रीय उद्यान नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें जम्मू कश्मीर दाचीग्राम एकमात्र क्षेत्र जहां कश्मीरी स्टेक हंगुल पाया जाता है, यानी यहाँ से भी हमको देखने को मिलता है जो कश्मीरी स्टेक हंगुल होते हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अब अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी में भी यही मेंशन किया हुआ है कश्मीरी स्टेक और हंगुल, यानी यहाँ से भी देखने को मिलता है जो हंगुल होते हैं वो कश्मीर में ही पाए जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन लूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है, एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो रहा है और स्टैंडर्ड बुक से भी सॉल्व हो रहा है। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन को और बढ़े देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? घरेलू अपशिष्ट, मूत्र, मल पदार्थ, कीटनाशक। दोस्तों ये भी एक बेसिक एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब अगर हम इसके सोर्सों को देखें तो और उसमें लूसेंट सबसे पहले देखें तो निस्तारण की प्रकृति के आधार प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं और इसमें जैव अनिम्नलिखित प्रदूषक या अनअपघटनीय प्रदूषक को देखें तो ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं अनअपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये आरंभ से ही हानिकारक होते हैं, जहरीली भारी धातुएं, सीसा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकल, मैंगनीज, लोहा, तांबा, जस्ता, BHC, DDT, 2,4-D व फिनॉल आदि। दोस्तों जो DDT होता है एक प्रकार का कीटनाशक ही होता है और देखिए लूसेंट में इसको जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक अनअपघटनीय प्रदूषक के रूप में क्लासिफाई किया गया है और हमारा क्वेश्चन भी यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, यानी ऐसे प्रदूषक जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड नहीं किया सकता है और उसमें आयोग ने कीटनाशक को ही आंसर माना है और हमारा सोर्स के रूप में लूसेंट भी यही बताता है कि जो कीटनाशक होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। अब अगर हम अपने अदर सोर्स को देखें तो दृष्टि की बुक में भी यही मेंशन किया हुआ है जैव निम्नीकरण प्रदूषक, जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे भी DDT को मेंशन किया गया है और DDT एक प्रकार के कीटनाशक ही होता है, यानी स्टैंडर्ड सोर्स से भी हमको ये देखने को मिलता है कि कीटनाशक एक ऐसा प्रदूषक है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब अगर हम अपने अदर सोर्स में एनसीईआरटी को देखें तो दोस्तों एनसीईआरटी को जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे यहाँ से तो ये देखने को मिलेगा कीटनाशक ही ऐसी चीज है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। दोस्तों आप मेरी इसकी कामचोरी को मत समझिएगा कि जो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो लोग उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। आप तो जानते हैं कि ये यूट्यूब की दुकान मैंने अभी शुरू में चालू की। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन लूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है, इसके साथ ही साथ में एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो रहा है और साथ ही साथ स्टैंडर्ड बुक से भी सॉल्व हो रहा है। संसाधनों के उपयोग भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण, सतत विकास, भविष्य के संसाधन खपत में कमी करना। दोस्तों ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू को देखें तो पिछले साल 2022 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था और 2023 में ऐसे क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया है। इसलिए दोस्तों जब आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो पीवाईक्यू को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट कर दिए गए। अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये भी बेसिक एनवायरमेंट से जुड़ा है एक प्रश्न है। अगर हम इसके सोर्स को देखें तो और उसमें सबसे पहले दृष्टि पब्लिकेशन की बुक को देखें तो दृष्टि पब्लिकेशन में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम से एक चैप्टर है, उसमें दिया गया है कि सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ में जो आयोग ने सतत विकास नाम से आंसर दिया है वही बात हमारा बुक भी हमको बता रहा है।
अब अगर हम रिवोल्यूशन को देखें दोस्तों, तो रिवोल्यूशन में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास नाम से एक हेडिंग दी हुई है। अगर हम इसको पढ़ें तो इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वो विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमको वही उत्तर मिल रहा है कि संसाधनों के उपयोग भविष्य के लिए उनको संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को सतत विकास कहते हैं। यही हमको रिवोल्यूशन से भी देखने को मिलता है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में भी यही देखने को मिलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम से एक हेडिंग दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि environmental and economy are interdependent and need each other. Hence, development that ignores its repercussions on the environment will destroy the environment that sustain life forms. What is needed is sustainable development. Development that will allow all future generations to have a potential average quality of life that is at least as high as which is being enjoyed by the current generation. यानी ये एनसीईआरटी भी वही बात कर रहा है कि जब हम भविष्य के जनरेशन के संसाधनों को बचा करके डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन रिवोल्यूशन से भी सॉल्व हो रहा है, एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो रहा है, स्टैंडर्ड बुक के रूप में डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन की बुक से भी सॉल्व हो रहा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, अंतरिक्ष अनुसंधान। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे नहीं शब्द को मेंशन किया गया है, इसलिए आयोग ने अंतरिक्ष अनुसंधान को सही आंसर दिया क्योंकि अंतरिक्ष अनुसंधान को एसडीजी के रूप में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये बेसिक इकोनॉमी एनवायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब अगर हम इसके सोर्सों को देखें तो डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में एसडीजी से एक बॉक्स और उसके बारे में चीजें मेंशन की गई हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अंतरिक्ष अनुसंधान ये एक ऐसी चीज है जिसको एसडीजी में मेंशन नहीं किया गया है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप यही पाएंगे कि अंतरिक्ष अनुसंधान को एसडीजी में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। दोस्तों मैंने बहुत बोला लेकिन रिवोल्यूशन में कहीं भी एसडीजी का इंडेक्स नहीं दिया है, ना ही मेंशन किया गया है कि एसडीजी में जो 17 एम डिसाइड किए गए हैं वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर आप रिवोल्यूशन पढ़ के जाते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। साथ ही साथ अगर स्टैंडर्ड बुक के रूप में डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन या शंकर आईएएस की जो बुक आती है उसको पढ़ के जाते हैं तो भी आप इसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। दोस्तों इसका सही उत्तर आयोग ने सी ए सत्य है किंतु आर गलत है के रूप में दिया है। दोस्तों ये कॉमन सेंस से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने अपने हमने बताया था कि एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत जानकारी की मांग नहीं करते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत एनवायरमेंट इकोलॉजी की समझ रखते हैं साथ ही साथ में एक कॉमन सेंस रखते हैं तो आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ये कॉमन सेंस की चीज है कि जितना हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे उतना ही एनवायरमेंट ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हम कारण में को देखें तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ये जस्ट अपोजिट बात कर रहा है तो हमारा कॉमन सेंस कहता है ये गलत है और यही उत्तर आयोग ने दिया है कि ए सत्य है किंतु आर गलत है। अब अगर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन की टाइप की बात करें तो ये भी बेसिक एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है और अगर हम इसके सोर्सों को देखें तो रिलेशन में भी वही बात देखने को मिलती है जो मैंने अभी आपको उत्तर समझाया कि पॉपुलेशन कंट्रोल एनवायरमेंट के बीच में रिलेशन है। वो रिलेशन में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप वही पाएंगे। साथ ही साथ में डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन की बुक में भी यही बात जो एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड है वो बात आप इसको पढ़ के ही वही बात पाएंगे। दोस्तों एनसीईआरटी में ऐसा कहीं एक जगह पे देखने को नहीं मिलता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल और एनवायरमेंट के बीच का रिलेशन बताया गया हो, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस से तो आप ऐसे प्रश्न को कर ही सकते हैं। लेकिन चूंकि हम सोर्स की ट्रेसिंग कर रहे हैं इसलिए सोर्स ट्रेसिंग करने के नाते अगर हम बोलें तो आप इस क्वेश्चन को रिलेशन से हल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक से हल कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं भी एक जगह इसका सोर्स हमें देखने को नहीं मिलता है। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े उसको देखें तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। एसडीजी 10, एसडीजी 13, एसडीजी 14, एसडीजी 15, जलवायु क्रिया, जमीन पर जीवन, असमानताओं में कभी, पानी के नीचे का जीवन। दोस्तों आयोग ने इसका उत्तर डी दिया है। अगर हम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था और 2023 में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ रिलेटेड एक क्वेश्चन है और ऊपर भी हमने एसडीजी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखा था। इस तरह हम देखते हैं कि एक ही थीम से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको ऐसे थीमों की इंपॉर्टेंस भी बताता है। अगर सबसे पहले इन क्वेश्चन की टाइप की बात करें तो ये बेसिक एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम इसके सोर्सों की बात करें तो उसमें हम डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन की बुक को देखें तो दोस्तों अगर आप डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन के इस चैप्टर को पढ़ें तो आप पाएंगे कि जो आयोग ने उत्तर दिया है वो सही बैठ रहा है क्योंकि एसडीजी 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है और उसके बाद अगर आपको ये पता है कि एसडीजी जो 13 है वो क्लाइमेट एक्शन से है तो B1 और यही एक ऑप्शन है जो B1 से मैच कर रहा है। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि रिलेशन में कहीं भी एसडीजी का कोई इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, इस तरह से आप रिलेशन से ऐसे क्वेश्चनों को नहीं हल कर सकते। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी में एसडीजी का इंडेक्स दिया हुआ है। इस तरह अगर हम कहें तो आप रिलेशन से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड बुक के रूप में डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन की बुक पढ़ के जाता है तो वो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में होगा। साथ ही साथ अगर वो एनसीईआरटी पढ़ के जाता है तो भी वो ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेगा। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है तद विकास से, पर्यावरण शिक्षा से, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत से, ओजोन परत के संरक्षण से। दोस्तों अगर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन की टाइप की बात करें तो ये बेसिक एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब अगर हम इसके सोर्स को बात करें तो रिलेशन में मेंशन किया गया है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। यानी जो एजेंडा 21 है वो सतत विकास से ही संबंधित है। हमारा आयोग के द्वारा जो उत्तर दिया गया वही दिया गया है कि जो एजेंडा 21 है वो सतत विकास से ही संबंधित है। इस तरह हम देखते हैं कि रिलेशन से क्वेश्चन हल हो रहा है। अब अगर हम स्टैंडर्ड बुक के रूप में डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन की बुक को देखें तो डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन की बुक में भी यही दिया गया है कि एजेंडा 21 जो है वो सतत विकास से ही संबंधित है। इस तरह से हमको डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन की बुक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है।
इसके साथ ही साथ अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी में भी द रियो समिट प्रोड्यूस्ड कन्वेंशन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री एंड रिकमेंड ए लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस कॉल्ड एजेंडा 21। यहाँ हम देखते हैं कि एजेंडा 21 भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी एनसीईआरटी से भी हमें जो आयोग के द्वारा उत्तर दिया गया वही हमें देखने को मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ के जाता है तो भी उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर वो एनसीईआरटी पढ़ के जाता है तो भी उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, साथ ही साथ अगर वो स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ के जाता है तो भी उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें और उसको देखें तो संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 2, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग ने केवल 1 दिया है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो ये कंटेम्प्रेरी या करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें न्यूज में अक्सर बनी रहती हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने कंटेम्प्रेरी या करंट अफेयर के क्वेश्चन के रूप में क्लासीफाई किया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने डिटेल में ये क्वेश्चन पूछा गया है उतने हमारे डेली रूटीन के सोर्स में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टों के बारे में न्यूज में तो आती है लेकिन उतनी डिटेल में नहीं आती है। अब अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि डेली रूटीन के सोर्सों में हमें कहीं भी इसका आंसर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर करंट अफेयर की बात की जाए तो वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नाम से जो यूएनडीपी का साइट है वहीं पे ये चीज को मेंशन किया गया है, यूएन का जो साइट है वहीं पर ही मेंशन किया गया है, और कहीं भी डेली रूटीन का करंट अफेयर के सोर्स में भी आपको ये देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इसको पढ़ें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2023, दिस एनुअल एसडीजी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द यूएनडीसीए इन कोलैबोरेशन विद द एंटायर यूएन स्टैटिस्टिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 50 इंटरनेशनल एंड रीजनल एजेंसी बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम ओवर 200 कंट्रीज एंड टेरिटरी। इस तरह देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट जो आता है वो यूएनडीसीए के द्वारा तैयार किया जाता है, उसमें यूएन स्टैटिस्टिकल सिस्टम की मदद ली जाती है, जिसमें 50 इंटरनेशनल रीजनल एजेंसी भी शामिल होते हैं और 200 कंट्री और टेरिटरी से भी डेटा लिया जाता है। और हमारा जो पहला ऑप्शन है कि वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्था द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। हमारा ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट वही बैठ रहा है जो हमें अभी पढ़ा है कि जो संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसमें बहुत सारे लोगों की सहायता ली जा सकती है। इस तरह देखते हैं कि हमारा ये ऑप्शन सही है। अब अगर हम अपने अदर ऑप्शन की बढ़े तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी ऑप्शन में मेंशन किया गया है। अब अगर हम इसको पढ़े तो इन 2016 मेंबर स्टेट डिसाइडेड दैट द रिपोर्ट शुड बी प्रोड्यूस वंस एवरी 4 ईयर, यानी जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो हर 4 साल में प्रस्तुत की जाती है। लेकिन अगर अपने ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पे चतुर्वार्षिक रूप से मेंशन किया गया है, यानी जबकि हमने पढ़ा है कि ये रिपोर्ट चतुर्वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जाती है, लेकिन यहाँ पे चतुर्वार्षिक रूप से मेंशन तो किया गया है, लेकिन यहाँ पे हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के प्रश्नों को पुनरावलोकन प्रस्तुत की जाती है, यानी यहाँ पे हर तिमाही बोल रहा है जबकि हमारा सोर्स उसको हर 4 साल में बता रहा है। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन गलत हो रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर आप करंट अफेयर को पढ़ के जाते हो, वो भी डीपली अगर आप पढ़ते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में होंगे, किसी डेली रूटीन के सोर्स में हमें इसका आंसर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाए या छूट जाए तो उसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली छोड़ने के लिए या बहुत ही रिस्क लेने के लिए बनाए ही जाते हैं। अब अगर अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो ये किस प्रकार का विकास कहलाएगा? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सतत विकास, जैविक विकास। दोस्तों आयोग ने इसका उत्तर सतत विकास दिया है। दोस्तों सतत विकास से जुड़े हुए हमने 3 से 4 प्रश्नों को पीछे भी देखा है। इस तरह हम देखते हैं कि सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में एक ट्रेंड और टाइप को भी दिखाता है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये बेसिक इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो वही, अगर हम दृष्टि पब्लिकेशन की बुक को देखें तो जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था वही बात को ये मेंशन किया गया, और क्वेश्चन भी हमारा वही पूछ रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि दृष्टि पब्लिकेशन से हमको इसका उत्तर देखने को मिलता है। अगर हम लूशन की बात करें तो लूशन में भी वही सतत विकास की परिभाषा दी गई है। अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आप पाएंगे कि एग्जैक्ट वही बात यहाँ पे बोली जा रही है जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हम अब एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम से जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें भी वही एग्जैक्ट बात बोली जा रही है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ते जाता है तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर एनसीईआरटी पढ़ते जाता है तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, साथ ही साथ अगर स्टैंडर्ड बुक के रूप में दृष्टि पब्लिकेशन की बुक पढ़ते जाता है या शंकर आईएएस की बुक पढ़ते जाता है तो भी उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? 10 जनवरी, 1 फरवरी, 15 जनवरी, 2 फरवरी। दोस्तों आयोग ने इसका उत्तर 2 फरवरी दिया हुआ है, और ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया था और सेम रिपीट किया गया है। अगर हम इस क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये बेसिक इन्वायरमेंट जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम इसकी सोर्सों की बात करें तो दृष्टि पब्लिकेशन की जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक आती है उसमें आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक 2 वर्ष को मनाया जाता है, यानी दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से हमें अपना उत्तर मिल रहा है। अगर हम लूशन की बात करें तो लूशन में भी पर्यावरण संबंधित दिवस सप्ताह माह में विश्व जलमग्नता यानी आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। दोस्तों एनसीईआरटी में कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं की गई कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ के जाता है तो उसका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर वो लूशन पढ़ के जाता है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ के जाता है तो उसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह दोस्तों यूपीपीसीएस प्री 2023 में इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आए प्रश्नों की हमने सोर्स ट्रेसिंग की। हमने ये देखा कि प्रश्नों का ट्रेंड क्या रहा है,
किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों अगर कुल पूछे गए प्रश्नों की बात की जाए तो 22 क्वेश्चन कुल पूछे गए थे। अगर हम इंडिविजुअली सोर्स की बात करें तो एनसीईआरटी से 13 से 14 क्वेश्चन हल हो रहे थे, ल्यूसेंट से 16-17 क्वेश्चन हल हो रहे थे, स्टैंडर्ड बुक से 1920 क्वेश्चन हल हो रहे थे, करंट अफेयर से भी 2 से 3 क्वेश्चन हल हो रहे थे। यानी अगर कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी को पढ़ के जाता है तो वो 22 क्वेश्चन में से 13 से 14 क्वेश्चनों को हल करने की स्थिति में होगा। अगर कोई स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ के जाता है तो 22 क्वेश्चनों में से 16 से 17 क्वेश्चन वो हल करने की स्थिति में होंगे। अगर कोई स्टूडेंट स्टैंडर्ड बुक के रूप में जैसे दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक आती है, शंकर आईएएस की जो बुक आती है, अगर उसको पढ़ के जाता है तो वो 19 से 20 क्वेश्चन करने की स्थिति में होगा। अगर साथ ही साथ अगर कोई करंट अफेयर का इंडिविजुअली अगर हम देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन 22 में से आप करंट अफेयर से भी कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों हम देखते हैं कि अगर स्टैंडर्ड बुक को आप फॉलो कर रहे हैं तो सबसे बेहतर है, क्योंकि मेजर क्वेश्चन 22 में से 19 से 20 क्वेश्चन आपके वहां से हल हो रहे हैं। अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर आप ल्यूसेंट को फॉलो कर रहे हैं तो 16-17 क्वेश्चन उसमें भी हल हो रहे हैं, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन माने जा सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी और करंट अफेयर ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पैरेलल चलनी चाहिए। यानी अगर आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं या स्टैंडर्ड बुक में से कोई फॉलो कर रहे हैं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें जो स्टैंडर्ड बुक या ल्यूसेंट में पढ़ते हैं उसकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमको एनसीईआरटी में देखने को मिलती है। साथ ही साथ करंट अफेयर का भी आपको नजर रखना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में धीरे धीरे चीजें करंट की ओर बढ़ती रहती हैं। अब अगर हम टाइप की बात करें तो ज्यादातर बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो दिखाता है कि यूपीपीसीएस में बहुत डीप नहीं जाना होता है, बस बेसिक एक समझ होनी चाहिए, उससे आपके मेजर क्वेश्चन हल हो रहे होते हैं। अगर ट्रेंड की बात की जाए तो बायोडायवर्सिटी से काफी क्वेश्चन पूछे गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से काफी क्वेश्चन पूछे गए, पोल्यूशन से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए। इस तरह दोस्तों हमने टाइप, ट्रेंड और सोर्स और साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन की एक एनालिसिस की है, ताकि आप जान पाएं कि जिन सोर्सों को आप पढ़ रहे हैं उनकी रिलेवेंसी क्या है, और ऐसे लोग जो सोर्स को लेकर डायलेमा में रहते हैं वो एक फैक्ट यानी एक प्रूफ के साथ में अपने सोर्सों को क्लासीफाई कर पाएं। दोस्तों इस तरह हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन में पूछे गए प्रश्नों की सोर्स की ट्रेसिंग की। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।